ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। एक ऐसा हथियार इजराइल के हाथ लगा है जिससे वो बड़ी तबाही ला सकता है। जी हाँ, सैकड़ों और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान जा सकती है। इजराइल ऐसा कर भी रहा है। कैसे कर रहा है, कौन सा हथियार है, ईरान को कैसे अमेरिका घेरने की तैयारी कर रहा है, इन सब मसलों पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं। सबसे पहले इजराइल के उस हथियार की बात कर लेते हैं। आनंद, खबर बताइए। बिल्कुल, इजराइल के पास जो भी हथियार है ना, उस हथियार से एक तरीके से मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। और वो हथियार है भूखमरी। और इस समय भूखमरी से परेशान है कौन? गाजा, फिलिस्तीनी। और करीब 20 लाख फिलिस्तीनी इससे परेशान हो चुके हैं। दरअसल हुआ क्या है कि इजराइल ने नाकेबंदी कर दी है अपने बॉर्डर पर। और इजराइल के बॉर्डर से ही संबंधित जाते हैं सहयोग जाते हैं यूएन से जो भी सहयोग आते हैं वो गाजा जाता है इजराइल के माध्यम से। अब उसने क्या किया है, पिछले 4 हफ्ते से नाकेबंदी लगा करके रखी है। अब यूएन का इस पे बयान आता है और यूएन कहता है कि मुश्किल से 1 हफ्ते भी अब नहीं बचे हैं आटे गाजा के पास। तो इससे क्या हो गया है कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हो गई हैं, जो फिलिस्तीनी हैं वो भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो इसको लेकर के और इस पर क्या है कि इजराइल एकदम मानने के लिए तैयार नहीं है, नाकेबंदी खोलने की तैयारी मूड में एकदम नहीं दिख रहा है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, ये मुश्किल से जो यूएन के बयान को अगर मैं कोट करूं तो यूएन का बयान है कि 1 हफ्ते भी आटा नहीं बचा है, आटा खत्म हो गया है गाजा के पास। मतलब कुल मिला करके भूखी मरने की नौबत आ गई है गाजा को। बिल्कुल, गाजा को भूखे मरने की नौबत आ गई। 1 महीने पहले आप कह रहे हैं 4 हफ्ते, लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 मार्च को इजराइल की तरफ से अटैक किया गया था, युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था। और उसके पहले से ये नाकेबंदी चल रही है। और नाकेबंदी अगर की गई है तो क्यों की गई? बिल्कुल, देखिए, पहले तो इजराइल नाकेबंदी सीज फायर चल रहा था लगभग 2 महीने से। और सीज फायर का लगातार दोनों पालन कर रहे थे, चाहे वो हमास हो चाहे फिर इजराइल हो। लेकिन बीच में हमास के एक बयान से इजराइल भड़क जाता है। दरअसल वो हर शनिवार को हमास इजरायली कैदियों को छोड़ता था। लेकिन एक शनिवार ऐसा पड़ा था जिसमें हमास ने मना कर दिया था कि हम किसी भी कैदी को नहीं छोड़ेंगे। इस पर ट्रंप का बयान भी आता है। ट्रंप अगर बोलते हैं कि सभी इजरायली बंधकों को एक साथ छोड़ो, ऐसी धमकी भी दी गई थी उनके तरफ से, ट्रम्प के तरफ से। लेकिन जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लगातार आरोप भी लगते हैं कि इजराइल उल्लंघन कर रहा है। कभी हमास बोलता है कि इजराइल उल्लंघन कर रहा है, कभी इजराइल बोलता है हमास उल्लंघन कर रहा है। इन सब के बीच में इजराइल का बयान आता है और इजराइल बोलता है कि पहले वो जो सीज फायर तोड़ने का उल्लंघन करता है तो इजराइल की तरफ से नाकेबंदी की होती है। पहले वो जो वार नहीं करता है, पहले बमबारी नहीं करता है, पहले होता है ना कि रीढ़ की हड्डी तोड़ना, तो गाजा की रीढ़ की हड्डी तोड़ी नाकेबंदी करके। यानी कि जो खाने के सामान पहुंचते हैं वो अब लगभग 4 हफ्ते से नहीं पहुंच रहे हैं, 18 मार्च से अगर देखा जाए तो फिर कैसे काम चल रहा है? बिल्कुल, अब जो उनके पास सामान बचे हुए थे वो उसी पर उनकी सारी चीज़ें चलती रही थी। मतलब जो भी खाने उस समय तक पहुंच गए थे, अब उसी में वो लोग काम चला रहे हैं। मतलब जिसके पास अगर उदाहरण अगर मैं दूं, जिसके पास अगर 5 किलो आटा पहुंचने थे तो वहाँ पर अब 2.5 किलो। बहुत सारी एजेंसियां वहाँ पे काम कर रही है, सहयोग कर रही है गाजा में लोगों की, पीड़ितों की। अब वो लोग भी सहयोग आधा कर दिए हैं। मतलब जो भी वो खाने के सामान को मुहैया कराते थे पीड़ितों को, अब वो क्या कर दिए, आधा कर दिए हैं। तो जिससे इजराइल की गाजा में मतलब रसद आदि देना शुरू कर दिया। बिल्कुल रसद आदि कर दी है। इसके अलावा ये खबर ये भी है कि लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही है और इसकी वजह से वो जो कर्मचारी वहाँ पर मदद करने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए या जख्मियों को अस्पताल पहुँचाने के लिए, तमाम जो मदद करने के लिए लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी खबर है। बिल्कुल, दरअसल क्या है कि अब कर्मचारी भी वहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि अब 18 मार्च के बाद से लगातार इजराइल हमला कर रहा है और उसमें लगातार जाने जा रही हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, महिलाएं भी मर रही हैं। अब उसमें जो कर्मचारी सहयोग करने के लिए गए थे वो भी अब उसमें मतलब एक तरीके से निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि उनको भी वही परेशानी सहना पड़ रहा है जो गाजा में रहने वाले लोगों को पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब कर्मचारी भी जो सहयोग कर रहे थे अब धीरे धीरे वो भी पीछे हट रहे हैं।
और गाजा भी, अब गाजा में एक दो लोग हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में 20 लाख फिलिस्तीनी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब जो नौबत आई है भूखे मरने की, तो उसमें 20 लाख लोगों के मरने की नौबत है। मतलब और इजराइल, अगर ये नाकेबंदी जो आप कह रहे हैं अगर ये नहीं खोली गई तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, और गाजा में जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं उनके भूखों मरने की स्थिति, मतलब उनको दाने दाने को मोहताज कर देने की कोशिश इजराइल कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। और ये सच में और सबसे दुनिया देख रही है ये। बिल्कुल दुनिया। अब यूएन तो इस पर बयान, यूएन का इसीलिए पे बयान आता है क्योंकि यूएन क्या करता है, यूएन का तो अपना है UNRW है, वो अपना सहयोग माध्यम से, संस्था के माध्यम से सहयोग करता है। अब यूएन को रोका है कौन? इजराइल। आगे जाने की, जैसे जो ट्रकें आती हैं सामान अनाज और सहायता के लिए, अनाज के लिए, अब वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है इजराइल। और इजराइल की मांग क्या है? इजराइल का जो मांग है, अब उस पर यूएन भी अपना कुछ वैसा कह नहीं पा रहा है या फिर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मतलब हमारे लोगों को छोड़ोगे नहीं। हाँ, तब तक कुल 56 लोग उनके कैद में हैं। हमारे लोगों को छोड़ोगे नहीं तो हम आप सबको भूखों मार देंगे। अब तब तक सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक हमारे लोगों को रिहा नहीं किया जाता। बीते दिनों हमने देखा कि शायद यही वजह थी कि फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं उन्होंने हमास के लोगों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। बिल्कुल, हमास के खिलाफ इसीलिए प्रदर्शन किए थे क्योंकि हमास को वो बोल रहे थे कि आप सत्ता से बाहर जाओ, आप गाजा छोड़ करके बाहर चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़ करके बाहर चले जाओ। क्यों कर रहे थे? क्योंकि गाजा के लोग वहाँ पे समझ चुके थे, क्योंकि अब जो सीज फायर का उल्लंघन करके अगर इजराइल हमला कर रहा है तो कहीं ना कहीं इजराइल को भी दर्द हुआ है। दर्द मतलब कैसा? इजराइल क्या है कि इजराइल लगातार जिस पॉइंटर पर सीज फायर हुए थे, उस पॉइंटर को इजराइल आरोप लगा रहा है हमास पर कि इस पॉइंटर को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन? हमास। अब गाजा में जो लोग पहले तो प्रवास कर गए थे, लोग चले गए थे अपने घर मकान छोड़ करके, लगभग 70 से 80% गाजा बर्बाद भी हो चुका है। तो अब जो वापस जो लगाए थे सीज फायर के दौरान, लोग वापस आ गए थे। अब वो उनकी जाने की जो स्थिति है वो नहीं है अब, क्योंकि कोई भी अपना घर बार बार छोड़ करके नहीं जा सकता है। बिल्कुल। अब वहाँ पर, अब तो बस तो गए हैं लेकिन वहाँ पर हमला जारी है। अब हमले के साथ साथ जो ये बड़े हथियार का उपयोग कर लिया है इजराइल, इससे लोगों को बिना मारे, मतलब जो होता है ना कि बिना हथियार चलाए मार देना लोगों को, हाँ। वो ऐसे रणनीति एक तरीके से नेतन्याहू ने बना लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते बंद हो गए, रास्ते बंद कर दिए गए, मतलब हर तरफ से एक प्रकार से घेर लिया गया है। आप ये समझिए कि एक किसी बंद कमरे में आप बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है, और उसमें आपके बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए जाएं, आपको रसद नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? वही नौबत वहाँ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तो गाज़ा की बात हो गई और इजराइल की बात हो गई, फ़िलिस्तीन की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा एक बात और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ईरान की, जिसको घेरने के लिए अमेरिका रणनीति बना चुका है। कैसे रणनीति बनाई और उसके सामने कौन सी कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं? अमेरिका को भी मुस्लिम मुल्क चेता रहे हैं। क्या चेता रहे हैं और ईरान मुस्लिम साथियों को क्या चेता रहा है? इसी को समझते हैं आनंद से। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए ईरान के साथ क्या हुआ है कि ईरान लगातार धमकी दे रहा था अमेरिका को, अमेरिका भी लगातार ईरान को धमकी दे रहा था, लेकिन इस बीच जो आता है अमेरिका को झटका लगता है और ऐसा लगता है कि ईरान की सपोर्ट में कुछ मुस्लिम देश जो है वो समर्थन में आ गए हैं। फैसले से लगता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एयरबेस हैं अमेरिका के, उसमें से कुल 5 देश जो है वो एयरबेस को यूज करने से मना कर दिया है अमेरिका को। और अमेरिका जो है अगर हमला करता है, जैसा कि ट्रंप बोल रहे हैं कि बमबारी होगी और ऐसी बमबारी होगी कि ईरान कभी पहले ऐसा नहीं देखा होगा, तो ये जो बमबारी होगी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अमेरिका से डायरेक्ट होगा। अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में एयरबेस है वहाँ से अमेरिका हमला करेगा। तो ईरान भी वैसे ही प्लान बना करके रखा है कि अगर हमला करता है अमेरिका तो पहले मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के एयरबेस है उसको तबाह किया जाएगा। अगर वहाँ से हमला होता है, बिल्कुल। और अगर हमला होगा तो अब जैसे उसमें आ जाएंगे, कतर आ जाएगा, कुवैत आ जाएगा, सऊदी अरब आ जाएगा, UAE आ जाएगा, ओमान आ जाएगा, इराक आ जाएगा। इन सभी देशों में जो है कि अगर जाहिर सी बात है अब इन देशों से हमला होगा अमेरिका का, तो जाहिर सी बात है इस पर ही हमला करेगा ईरान। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम देश आपस में लड़ जाएंगे। और अमेरिका के तो उसमें वहाँ पे तो कुछ ही सैनिक तैनात रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका पूरा वहाँ पर अपने पूरी सैनिक तैनात करके रखा है। अमेरिका को कुछ नुकसान होगा, लेकिन जिस पर हमला होगा वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। दूसरी बात,
इस हमले में वो अब सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में यूएई के पास कितना तेल भंडार है, सऊदी अरब के पास कितना तेल भंडार है, कतर के पास कितना है, इराक के पास कितना है, सबके पास तेल भंडार है। अगर हमला होगा तो जाहिर सी बात है ईरान तेल भंडार को भी निशाना बनाएगा। इस कारण से ये कुल 5 जो देश थे अमेरिका को मना कर देते हैं साहब कि भाई साहब अगर आप हमला करते हैं ईरान पर तो मैं इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता हूँ, मेरी जगह का इस्तेमाल मत करना, मेरे जगह का इस्तेमाल मत करिए। दूसरा कि अगर आप मेरे जगह का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से प्रभावित हो जाऊंगा। एक चीज़ और है, ये हमला करना और वॉर, इसमें फ़र्क होता है, देखिए आना बिल्कुल ठीक है। और अमेरिका ने कहा है कि हम इतने बम बरसाएंगे तो यानी कि वैसे भी अमेरिका इतनी दूर से ये युद्ध जो है वहाँ लड़ा तो वहाँ नहीं जाएगा, अमेरिका और ईरान के बीच में डायरेक्ट तो लड़ा नहीं जाएगा, इसमें बीच में बहुत सारी जमीन है, है ना, तो ये वहाँ लड़ा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटेजी के तौर पर कुछ जंगी बेड़े जहाज जो हैं वो तैयार कर दिए हैं क्या? बिल्कुल, जंगी बेड़े तो देखिए पहले तो आप देख रहे होंगे कि सीज फायर पहले अमेरिका ने कराया था, किससे, हमास से और हिजबुल्ला से, इजराइल का। अब बोल दिए थे ट्रम्प कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन सीज फायर के बीच में पहले हमला कौन करता है? अमेरिका करता है। किसके ऊपर? हुती विद्रोहियों पर, क्योंकि ईरान का जो सबसे बढ़िया पकड़ है वो हितू विद्रोहियों के साथ है रेड सी में, और वहीं से बिजनेस नहीं करना, बिजनेस वहीं से। अब अमेरिका को, ईरान को भी पता है कि अमेरिका का रीढ़ कहाँ पर अटका है, मिडिल ईस्ट में, और उस रीढ़ को वो पकड़ लिया है हुती विद्रोहियों के माध्यम से। और लगातार हुती विद्रोही क्या करते हैं? ईरान पर हमला कर, इजराइल पर हमला करते हैं। दूसरा, अमेरिका की जितनी भी जहाज़ें आती हैं उस पर हमला करता है कि उनकी जो व्यापार है वो पूरी तरीके से क्षति हो जाए। और इसी कारण से अमेरिका ने हमला किया था हुती विद्रोहियों पर। और मैं बता दूं कि यमन में लगभग 30% हुती विद्रोहियों का राज चलता है, हुती विद्रोहियों का पकड़ है, और हुती विद्रोहियों एक तरीके से 30% कब्जा है यमन पर। तो इसलिए हुती विद्रोहियों को इतना जल्दी हटाना बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए। और लगातार अमेरिका हिजबुल्ला और हमास से बात करने की बात करता है, लेकिन हुती विद्रोहियों से बात नहीं करता है, हुती विद्रोहियों पर सीधे हमला करता है अमेरिका। और इस बात को लेकर के ईरान कई बार बोल चुका है कि मैं हुती विद्रोहियों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसा। लेकिन आरोप ऐसा ही आता है कि हुती विद्रोही लगातार सपोर्ट कर रहा है ईरान का, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा है। बिल्कुल। एक चीज़ और देखिए, आपको बता दें कि युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं उनकी तैनाती शुरू हो गई है। उनकी तैनाती कहाँ? फारस की खाड़ी में 9 अप्रैल को पहुंच रहा है USS कार्ल विंसन। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका इस्तेमाल किया गया था समंदर में ओसामा बिन लादेन को जब दफन किया गया था, पानी में डाला गया था ना, तो इसी शिप का इस्तेमाल हुआ था, USS कार्ल विंसन। तो ये अहम जानकारी भी है। ये फारस की खाड़ी में 9 तारीख को जा रहा है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया एयरबेस है जो हिंद महासागर में है, और वहाँ से 4700 किलोमीटर के आसपास दूरी है ईरान से, और वहाँ से B-2 बॉम्बर जो हैं वहाँ तैनात कर दिए गए, वहाँ से उड़ान भरेंगे। बीच में रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था अमेरिका की तरफ से कर ली गई है। लेकिन ईरान ने भी अपनी तैयारी कर ली है। रूस ने कह दिया है कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं, तो आप इसको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये परिस्थितियां बन रही हैं, हर तरफ से घेराबंदी जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो अड्डे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, उनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ईरान की ये कूटनीति यहाँ पर शायद काम कर गई हो, क्योंकि तेल का धंधा साथ में करते हैं, तो फिर जब साथ में बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस का तो ध्यान आपस में एक दूसरे का रखना पड़ेगा, वरना नुकसान तो सबका होगा। शायद ईरान की तरफ से यही कह दिया गया हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।